हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा जीके और जीएस का होगा और ये सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग सेकंड सेट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के में लिंग क्रोमोटिन या बार बॉडी होता है, उसका उदाहरण है यूक्रोमेटिन, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन, आयोजन हेट्रोक्रोमेटिन या सेंट्रो सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होता है, उसका क्या उदाहरण है? उसका उदाहरण हो जाएगा वैकल्पिक हेट्रोक्रोमो क्रोमेटिन। ठीक है, स्तनधारियों में लिंग लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होता है, उसका उदाहरण वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमोसोम का यह हिस्सा जो जीन सांद्रता में शुद्ध समृद्ध होता है और क्रोमेटिन के शिथिल रूप से पैक होता है, उसे क्रोमेटिन कहा जाता यूक्रोमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत का दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, उस मॉडल का नाम बताना है जिस पर भारत का दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित है। महाल महाल नोबिस मॉडल, काल्डोर मॉडल, सोली मॉडल या फिर हेरोडोमार मॉडल। तो क्या हो जाएगा, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महाल नोबिस महाल नोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, महाल महाल नोबिस मॉडल महाल नोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? वीर सिंह, तीरथ कान्हू या फिर करमशाह? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में पागलपंथ आंदोलन का संस्थापक था करमशाह। ठीक है, कौन हो जाएंगे? करमशाह। तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? 5, 6, 7 और 4। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितना देश स्पर्श कर रहा है? 7। ठीक है, कितना देश स्पर्श कर रहा है? 7। कौन कौन सा देश स्पर्श करता है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो 7 देश स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन सा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? ज्योखा, लाखा, तिब्बती या मंदारिनी? तो चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिनी। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिनी। ठीक है, मंदारिनी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, मंदारिनी जो है आपका, वो विश्व वो विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है।
तो चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगा? मंदारिनी। और मंदारिनी के बारे में याद रखना है कि मंदारिनी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। घड़ी की सुई के विपरीत समदाब रेखाओं के सन कोई संचरण नहीं, या फिर घड़ी के सुई के अनुदिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध के प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा जो होती है वो घड़ी की सुई के दिशा के अनुदिश होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा घड़ी की सुई के अनुदिश होता है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? नालंदा, रोहतास, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है वो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार में कुल बागवानी फलों के उत्पादन का लगभग 50% हिस्सेदारी आम फल के उत्पादन का है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। वर्ष 2020-21 में राज्य में मुजफ्फरपुर जिला लीची का मुख्य उत्पादक रहा, जबकि अमरूद का उत्पादन नालंदा में सर्वाधिक हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर। वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित है? शिक्षा सुधार, पुलिस सुधार या प्रशासनिक सुधार या सामाजिक सुधार? वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है। किस तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया? ठीक है, किस तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम या ऑक्सीजन? ठीक है, किस तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो किस तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम पे। ठीक है, किस तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम तत्व पर अष्टक का नियम लागू पाया गया। ठीक है, कैल्शियम पर अष्टक का नियम लागू पाया गया। आवर्त सारणी के अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, आवर्त सारणी के अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी की। उसके बाद 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संघीय सूची में नवीन विषयों को शामिल किया गया, या लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया। तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं सूची को जोड़ा गया। ठीक है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जल के जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शन की क्रिया को कहते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं सुपोषण, अपघटन या अपचयन या जैव आवर्धन। तो जल के
पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण। ठीक है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील के प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 164 में राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 167 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 167 में भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में 91वें संशोधन के द्वारा, 1985 में 92 संशोधन के द्वारा, या 1975 में 91वां संशोधन के द्वारा, या 1975 में 52वें संशोधन के द्वारा। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। रोग स्लीपद एलिफेंटेसिस का कारक है? एंट अमीबा, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम या बुचेरिया। रोग स्लीपद का कारक है, क्या कारक है? बुचेरिया। ठीक है, रोग स्लीपद का कारक है बुचेरिया। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाले प्रथम देश था। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। कौन सा था? पाकिस्तान, रूस, चीन या भारत? तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत। बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था भारत। बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रवण किस ग्रंथि से होता है? सोमेटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस या प्रोलैक्टिन पीनियल ग्रंथि, मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथिक, विसोप्रेसिन एड्रिनल ग्रंथि। तो हमारे शरीर का दैनिक क्षय होगा। ठीक है, हमारे शरीर का दैनिक क्षय 24 घंटे के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो क्या हो जाएगा? मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथिक। ठीक है, श्रवण किस ग्रंथि से होता है? पीनियल ग्रंथिक से होता है। और हमारे शरीर का दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है? मिलेटोनिन। और श्रवण किस ग्रंथि से होता है? पीनियल ग्रंथिक से। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। यह वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो और केवल एक। तो क्या है क्वेश्चन? भारत के महान न्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो। तो प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन को कहते हैं। अपवर्तन, विचलन, विक्षेपण या परावर्तन। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेलवे। निम्न में कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो क्या हो जाएगा? रेलवे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? रेलवे। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 अंग में, अनुच्छेद 243 च में, अनुच्छेद 243 छ में और अनुच्छेद 243 घ में। तो पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 छ में। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 छ में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा, श्याम, मांगी या अंगोरा। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसके फोकस दूरी में संबंध है। D बराबर 2F, D बराबर 4F, D बराबर 3F, D बराबर F। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास D एवं उसके फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो D बराबर क्या होता है? 2R होता है और R बराबर क्या होता है? F/2। R बराबर क्या होता है? सॉरी, F बराबर क्या होता है? R/2। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 4F हो जाएगा। ठीक है, D बराबर क्या हो जाएगा? 4F। यानी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास और उसके फोकस दूरी में जो संबंध है वो क्या है? D बराबर 4F। यानी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास बराबर हो जाएगा 4 गुना फोकस दूरी। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा, वलन या अभिसारी सीमा। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो क्या हो जाएगा? अपसारी सीमा। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अपसारी सीमा। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अपसारी सीमा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक या हीरा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो कौन अक्रिस्टलीय है? कांच। तो निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय है? कांच। कांच आपका क्या है? अक्रिस्टलीय है। केपलर के
ग्रह गति के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध है। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा के परिक्र में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय t तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ का, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ का, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r² का। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r³ का। तो केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा के परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध क्या है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोआर की लेखिका कौन है? ठीक है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, जोनस या दीपिका पादुकोण। तो पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा, जोनस। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा, जोनस। कजाखस्तान की राजधानी क्या है? येरेवन, बाकू, आस्ताना, अबूजा। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995, 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995, 15 अगस्त 1993। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? बांसुरी, स्वर संगीत, वीणा या सितार। पद्म पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो स्वर संगीत से। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? स्वर संगीत से। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे स्वर संगीत से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, जहांदार शाह, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। यदि किसी फलक की किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश Q है, तो इस धारा में प्रवाहित विद्युत धारा है I बराबर T/Q, या I बराबर Q/T, या I बराबर QQ इंटू T, या I बराबर QT। तो यदि किसी फलक की किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश Q है, तो इस धारा में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा? I बराबर Q/T। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी या 21 फरवरी। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी। अमित सहाय को अमित सहाय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शील्ड होल्ड प्राप्त हुआ? अर्थशास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंधन या इतिहास कर। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में, ठीक है, डैश यहाँ होगा। अमित सहाय के को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला होल्ड प्राप्त हुआ। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अमित सहाय को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड होल्ड प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करने पर केंद्र करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, जनसंख्या विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का राष्ट्रीय संस्थान। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 550 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसके पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, ये सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होता है। दोहा राजधानी है? सीरिया की, तुर्की की, ओमान की या कतर की? तो दोहा राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कतर की। कतर की राजधानी, दोहा राजधानी है कतर की। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कर्णों के बीच आकर्षण कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। शर्करा, दूध, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, शर्करा, दूध, शर्करा, हाइड्रोजन, दूध या हाइड्रोजन, दूध, शक्कर। तो कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में पदों को व्यवस्थित करें। तो सबसे कम किसमें होगा? हाइड्रोजन में कणों के बीच आकर्षण होगा, उससे ज्यादा किसमें होगा? दूध, और सबसे ज्यादा किसमें होगा? शक्कर। क्योंकि हाइड्रोजन में गैस है और गैस में कणों के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो कमजोर होता है। उससे ज्यादा मजबूत दूध में होता है और उससे भी ज्यादा मजबूत किसमें होता है? ठोस में यानी शक्कर में होता है। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है?
भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना एवं एकीकृत करना है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उड़ान, हस्तशिल्पी प्रशिक्षण योजना, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना एवं और एकीकृत करना है? प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। भारत सरकार को किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो क्या बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तो इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है और इसके केंद्र के एक सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो कौन सा हो जाएगा? परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। नंगुलट्रम मुद्रा है कजाकिस्तान की, म्यांमार की, भूटान की या दक्षिण कोरिया की? तो कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। नगलु नंगुलट्रम नंगुलट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा? नंगुलट्रम। भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा? नंगुलट्रम। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब, सतलज, झेलम, रावी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब। चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। ठीक है। चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? सोना, दुर्गावती, गंडक या फल्गु? भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो फल्गु। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? फल्गु। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? फल्गु। नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज अम्लीय उत्पादक, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले का। सी नंबर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम थक्का स्फोटन। चौथा है मोनोस्कस परप्यूरियस प्रतीक्षा निरीक्षण इम्यूनोसप्रेसिव। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए जीवाणुओं एंजाइमों प्रयोग अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए स्ट्रे स्ट्रेप्टोकाइनेज का हो जाएगा थक्का स्फोटन।
ठीक है। और उसके बाद साइक्लोस्पोरिन का हो जाएगा प्रतिरक्षा निरोधक। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियन बोटुलिनम का हो जाएगा अम्लीय उत्पादक। और मोनोस्कस पर परप्यूरियस का हो जाएगा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने कितने वर्षों तक शासन किया? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 55 वर्ष? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 70 वर्षों तक शासन किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, 70 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, 70 वर्षों तक शासन किया। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा में के रूप में विकसित किया गया है। वह स्थित है पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान व निकोबार में। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। वह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। वह यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीपाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अदरुद्दीन तैयबजी थे। केवल दो के, एक और दो दोनों, और एक ना तो दो और केवल एक। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक एवं दो दोनों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बक्सर विद्रोह संबंधित था श्रीलंका से, चीन से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से? तो बक्सर विद्रोह संबंधित था चीन से। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? चीन से। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? चीन से। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? चीन से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? बाएं से दाहिना, खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, दाहिने से बाएं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? दाहिने से बाएं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? दाहिने से बाएं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1962, 1967, 1969, 1960? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। वेनिगर, पुलेयन, वर्मन, वेल्लार।
संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था? वेनिगर। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेनिगर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेनिगर। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी, मुक्ति सेना, बंगाल सशस्त्र बल, बंगाल राष्ट्रीय सेना। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम मुक्ति वाहिनी था। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? सूर्य बहादुर थापा, गिरिजा गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्प कमल दहल, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? दर्दनाशक, अम्ल अम्लत्वनाशक, रो, रोगाणुरोधक, प्रतिजैविक। अपच उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अम्ल अम्लत्वनाशक। अपच में उपचार के लिए किन निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अम्लत्वनाशक।